नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दर्जी क्लास में। नाम है नाश श्रीवास्तव। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की सीरीज। घटना चक्र बेस्ड होने वाली, पूरी एंड तक खत्म करेंगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद। इसमें बहुत सारे निमोनिक्स, बहुत सारी ट्रिक्स को भी इंक्लूड करूंगा, जिससे जो है आप लोग को याद करने में ईजी होगा। ठीक है, जैसे कि अब लिखा हुआ है स्टडी ऑफ जूलॉजी। अब जूलॉजी, बायोलॉजी ऐसे करके बहुत सारे होते हैं ना, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है कि आखिर किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक, किसके बारे में। तो आप जू में आप क्या पाते हो? जू में एनिमल्स पाते हो, है ना। तो ऑब्वियसली ये किससे रिलेटेड होगा? बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने मार्क नहीं किया यहाँ पे, मतलब सारे मैंने डिलीट कर दिए ताकि आप लोग पहले खुद सोचो उसके बाद आंसर दो। तो मैंने सारे ही पीडीएफ में आंसर जो है पहले से ब्लैक आउट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस वाले का। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है? बर्ड्स किससे रिलेटेड है? बर्ड्स है, सोचिए आप लोग। ठीक है, बर्ड्स का होगा थर्ड, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, और इसके बाद फिर इनहेरिटेंस किससे रिलेटेड होता है? जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है। एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड होता है? इकोलॉजी से रिलेटेड होता है। इकोलॉजी थोड़ा सा छुप गया है यहाँ पे, ये देखिए इकोलॉजी हो गया। और फॉसिल जो होता है ये पहले बायोलॉजी के से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसा भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करना चाहें। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। ठीक है, अब फ्लावर की स्टडी इसको क्या बोलते हैं? तो अब इसको सारी देख लेते हैं। ठीक है, कि आखिर फेर्नोलॉजी क्या होती है, एंथोलॉजी क्या होती है, एग्रोस्टोलॉजी क्या होती है, और पेलिनोलॉजी क्या होती है। तो फेरेनोलॉजी जो होती है वो होती है ह्यूमन स्कल को स्टडी करना। ये भी कई एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी आप अलग से याद कर सकते हैं। सो स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल इज फेरेनोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ ग्रास। ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रास इज एग्रोस्टोलॉजी। पेलिनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड अदर स्पोर्ट्स। ठीक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मतलब ये आंसर नहीं हो जाएगा, आंसर तो वो एंथोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, जो कि इधर लिखा हुआ है ये स्टडी ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज। ठीक है, इंसेक्ट्स की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको क्या करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। सो क्वेश्चन इज, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज। बहुत ही मतलब बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसे सारे देख लेंगे। ठीक है, ये जो हो गया एस्थियोलॉजी और एंटेमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मेलेकोलॉजी, ठीक है, इन सबका देख लेते हैं। तो इस्थियोलॉजी जो होती है फिश रिलेटेड होती है, एंटोमोलॉजी होती है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, और पैरासिटोलॉजी पैरासाइट से आपको मिलता जुलता लग रहा होगा। ठीक है, तो ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड स्टडी होती है। क्या होती है? पैरासिटोलॉजी। और मेलोकोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ मोलस्क। मोलस्क होते हैं ना कि लाइक जैसे पोरीफेरा होते हैं, सब होते हैं, तो वैसे एक मोलस्क भी होते हैं। तो ये उससे रिलेटेड होती है जो मेलोकोलॉजी जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स ऑफ डेटा सेट इन एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी। अब पॉपुलेशन ह्यूमैनिटी के लिए आपने अक्सर सुनते होंगे कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और ये लॉ लाओ, डेमोग्राफी नहीं बदलनी चाहिए। तो डेमोग्राफी मतलब उसी से पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। जब कहीं डेमोग्राफी क्या होती है, कहीं पे मतलब रेशियो क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन में डिफरेंट, उसमें रेशियो किसी का भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट कल्चर्स का रेशियो हो सकता है, किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो डेमोग्राफी की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी, तो वहाँ पे डेमोग्राफी ऑप्शन होगा सी वाला। ठीक है, 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर पहले बॉटनी वंस स्टडीज क्या करता है स्टडी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये फॉसिल, फॉसिल ऑफ एनिमल्स। ए इसका आंसर हो जाएगा 8th क्वेश्चन का, 8th क्वेश्चन का। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन का हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ये फॉसिल ऑफ एनिमल्स, मैंने मुझे लगा ये प्लांट लिखा हुआ, बस ऐसे ऊपर से देखा फॉसिल, मैंने कहा ठीक है, तो नहीं होता, एनिमल्स नहीं होता, ये होता प्लांट। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इवन देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाता हूँ इसको एनिमल्स पढ़ना। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी, शुरू का खाली फॉसिल पढ़ के आंसर नहीं मार्क करना। ठीक है, मैंने खाली फॉसिल पढ़ा, ठीक है, फॉसिल प्लांट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, फॉसिल ऑफ प्लांट इसका आंसर होता है। ठीक है, जो अंडर पहले बॉटनी आता है ये होता है फॉसिल्स ऑफ प्लांट। 4 बार इसको बोली ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। रेयर इन सिल्क वर्म इज नोन एज। ठीक है, जो सिल्क वर्म की जो रेयरिंग होती है तो आप सब लोग जानते हैं, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर इसका आंसर होगा। और बाकी इसको हम लोग जो है डिटेल में देख लेते हैं नीचे करके। जैसे ये हो गया एपीकल्चर, जो होता है वो क्या होता है? एपीकल्चर होता है रियरिंग बीज। ओके, और हॉर्टिकल्चर जो होता है स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स।
उसके बाद सेरीकल्चर जो होता है वो तो बता दिया मैंने आपको। फ्लोरिकल्चर जो होता है वो स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड डेकोरेशन वर्क। तो 9 का आंसर हो जाएगा क्या, सी। ओके, और नीचे चलते हैं। अच्छा, आप नेक्स्ट पे चलते हैं मतलब, ठीक है। सो 6th क्वेश्चन था, द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नोन एज। ठीक है, जब एक बार ये एग्ज़ाम में किसी आ गया था तो मैंने वहाँ पे एथनोलॉजी तुक्का मार दिया था, वो सही हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एथनोलॉजी। ठीक है। तो ये अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। जैसे अब यहाँ पे जो सारे स्टेट पीसेस के एग्जाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये आईबी में नहीं आएगा। तो ऐसे से क्वेश्चन बहुत बहुत अलग अलग एग्जाम में आ जाते हैं, और हम लोग को वो मतलब जैसे आया था 2003 में, ठीक है, वही क्वेश्चन आपको इसमें भले लिखा है यूपी पीसीएस में, लेकिन वो आया हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो ऐसे आता रहता है। तो ये नहीं कि अगर आप यूपी पीसीएस का पढ़ रहे हो तो ये पीसीएस के एग्जाम में आएगा, ये हर एग्जाम में आएगा। आईबी के एग्जाम में आ जाएगा, बीपीएससी में आ जाएगा। ठीक है, जितने भी स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम उसमें तो आता ही आता है। बाकी अभी ईपीएफओ का एग्जाम हमको लगता है कि अभी फॉर्म आने वाले सब बोल रहे हैं। ठीक है, तो उन सब में भी जो है इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। साइंस उसका एक मेजर पोर्शन है, लास्ट टाइम भी बहुत क्वेश्चंस आए थे साइंस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इज मैकेनिकल वर्ड इज नोन एज बायोनिक्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो क्या होता है इसमें, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। जहाँ पर भी तुमको इतनी सी चीज़ें दिखे ना, वहाँ पे यही ऑप्शन लगा देना है। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, फ्लावर कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन, वेजिटेबल कल्टीवेशन, फ्रूट्स कल्टीवेशन। इसमें आप 2 मिनट लीजिए, मतलब 2 मिनट क्या, मतलब 10 सेकंड लीजिए और ऑप्शन सोचिए इसका क्या आंसर होगा, कौन सा इसमें जो है करेक्टली मैच है। ठीक है, हालांकि इसमें आंसर में थोड़ा थोड़ा मतलब इन्होंने गलती कर रखी है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के अंडर मतलब बहुत चीज़ें आती हैं। तो वेजिटेबल वाला जो है इन्होंने गलत माना है, तो इसमें आप आंसर सी मान के चलिए। ठीक है, वो गलत मैच है। बाकी फ्लावर के लिए हम लोग फ्लोरिकल्चर, ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए एग्रोनॉमी, और फ्रूट कल्टीवेशन के लिए पोमोलॉजी। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक दे रखा है कि अगर आपको स्पेशली अगर वेजिटेबल की बात करें, जैसे अब हॉर्टिकल्चर है तो इसमें ये सब आ जाता है, फ्लोरिकल्चर, एग्रोनॉमी, पोमोलॉजी, तो ये सब हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा। तो स्पेसिफिक अगर इसका आंसर देना है हम लोग को, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ओलेरिकल्चर। ठीक है, ओलेरिकल्चर, अगर ये वेजिटेबल की बात करेगा ना तो ओलेरिकल्चर हो जाएगा उसका ऑप्शन। ठीक है, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये आप कमेंट बताइएगा अगर किसी को पता हो तो। मतलब मुझे पता है, ऐसी बात नहीं मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या है, 2 मिनट सोच के बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पिसीकल्चर, क्योंकि पिसीकल्चर फिशिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये देखिए नीचे लिखा है फिश हैचरी। मैंने यहाँ पे इसको ब्लैकआउट नहीं किया है इसलिए क्योंकि इतना लोग मतलब मेहनत करते नहीं कि उसको नीचे आंसर देखें। ठीक है, वो पहले और सीधा अगर आंसर पर नज़र पड़ जाती है ना, फिर मन करता है हाँ मैं तो यही बताने वाला था, यही तो था यही तो मेरे माइंड में था। तो ऐसा ना, इसलिए मैंने सब ब्लैकआउट कर दिया। सो इसका आंसर हो जाएगा ये सी वाला, ये सी सही नहीं मैच है। तो बाकी के जो है उनको याद कर लीजिए, एपीकल्चर हनी बी, सेरीकल्चर सिल्कवॉर्म, हॉर्टिकल्चर फ्लावर। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कान में जाता है तो याद हो जाता है। ठीक है, इसको आप पॉडकास्ट तरह भी सुन सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लगा के रख दीजिए कान में, सुनते रहिए। ठीक है, हालांकि मेरी वॉइस इतनी सूदिंग नहीं है, लेकिन तब भी आप सुन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा जो है वो बहुत सही से मतलब करेक्टली मैच है उसमें आप। ठीक है, 2 मिनट लीजिए, उसको सोचिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लेक्सिकोग्राफी, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी कंपाइल करी जाती है। तो लेक्सिकोग्राफी एक लेक्सिको से करके एक वो होता है कि लीगल लेक्सिकॉन। उसका मतलब होता है कि कैसे लीगल लैंग्वेज। तो वो मोस्टली उनके लिए यूज़ करते हैं जिनके पास बहुत भारी भारी वर्ड्स होते हैं। तो लेक्सिकोग्राफी वही होता है जिसके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो वहाँ से आया है लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, जिसके पास भी लीगल लेक्सिकॉन या लेक्सिकॉन होता है तो वो मतलब उसके बहुत ज़्यादा वोकेबलरी अच्छी होती है उसकी। तो उससे आप याद कर सकते हैं कि इसका आखिर ओरिजिन है क्या। ठीक है, तो लेक्सिकोग्राफी, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, बहुत सारी वोकेबलरी होती है। ठीक है, सो दिस इज करेक्टली मैच्ड। और फिलोलॉजी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री, फिलोलॉजी। ठीक है, अब जैसे अब
इसमें लेक्सिकोग्राफी पूछा है, कहीं पे स्पेशली बस यही पूछेगा कि बताओ स्टडी ऑफ लैंग्वेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री क्या होता है, तो आप सोचोगे अरे ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो फिलोलॉजी, तो बाकी के ऑप्शन भी ध्यान देने चाहिए, तो ये फिलोलॉजी। और उसके बाद एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स के लिए बहुत ईजी है, ठीक है। इकोनोलॉजी जो होता है वो आइडल्स, स्टडी ऑफ आइडल्स एंड आर्ट्स, इसके लिए जो होता है वो यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, आइकोनोलॉजी। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी इज अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। लेट्स कम टू 17th क्वेश्चन, व्हाट इज वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है? वर्मी कल्चर इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड कल्टिवेटिंग अर्थ वॉर्म्स, ठीक है। तो अर्थ वॉर्म्स को मैनेज करना, उनका कल्टिवेशन करना, वो होता है, क्या होता है, वर्मी कल्चर होता है। अर्थ वॉर्म कैन हेल्प टर्निंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फॉर योर गार्डन। तो उसमें क्या होता है ना, कहते हैं कि अर्थ वॉर्म जो होता है वो फार्मर्स फ्रेंड होता है, तो वो यही करता है, क्योंकि वो उसको क्या करता है कि न्यूट्रन रिच बना देता है सॉइल को, ठीक। और ऑक्सीजन की उसको सर्कुलेशन थोड़ी अच्छी हो पाती है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन क्या, मतलब गैसेस की सर्कुलेशन अच्छी हो पाती है, क्योंकि वो जब अपने घर बनाता है तो उसमें नीचे छेद करता हो जाता है, तो वो सभी फैक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया वर्मी कल्चर। इन वर्मी कल्चर द वर्म यूज्ड इन, कौन से वर्म हम लोग यूज़ करते हैं, 18th क्वेश्चन है। ऑब्वियसली अर्थवर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स डील्स विद, ठीक है। अब जेनेटिक्स डील्स विद, इसका क्या आंसर होगा, सोचिए। इसका होगा हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशंस रिलेटेड है जीन्स, क्योंकि आपने सुना होगा कि हेरिडिटी मतलब जितने भी जो हम लोग के वो होते हैं, क्या कहते हैं, जो लाइक वर्ड नहीं याद आ रहा है, क्या बोलते हैं उसे, जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, तो उनको जो भी कैरेक्टर मिलते हैं वो बेसिकली जीन के अंदर ही वो सारा डेटा फीड होता है, जीन क्रोमोसोम्स इन सब में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा वो होगा हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, ठीक है। वेरिएशंस भी जेनेटिक्स में ही होते हैं, आपने म्यूटेशन पढ़ा होगा, सडन चेंज जेनेटिक मटेरियल, तो वो सब जेनेटिक्स में ही होता है। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वेरिएशन से आप समझ सकते हैं कि हाँ ये जेनेटिक्स ही होंगे, ठीक है, इसका आंसर जो है जेनेटिक्स ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, इसका आंसर डी होगा, उनके बारे में जो स्टडी होती है, दैट कॉल्ड जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट, ओके इट्स zoomed आउट, द स्टडी रिलेटेड टू प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज अ वेजिटेबल इज, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, तो रिलेटेड टू प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बता दिया था पहले ही इसका, वो पहले तो एक क्वेश्चन था ना ओलेरिकल्चर, उसका उसमें गलत लिखा हुआ था, उसमें हॉर्टिकल्चर, तो वो एक गलत ऑप्शन था, तो इसका हो गया ओलेरिकल्चर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सो करेक्ट आंसर इज डी, ओके। सो 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड थ्रू विटीकल्चर। विटीकल्चर से हम क्या करते हैं, सबको पता है, ठीक है। विटीकल्चर रिलेटेड है ग्रेप्स से, वेरी इजी। 21st क्वेश्चन की बात करते हैं, द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग, रिपीटेड है क्या, ठीक है। सो जेरेंटोलॉजी हो जाएगा, वही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, बहुत रिपीट हुआ है तो पेडोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी क्या होते हैं, सॉइल, सॉइल से रिलेटेड होती है, जहाँ पे भी आपको पेडो करके कोई भी वर्ड दिखे तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऐसे पूरी पूरी चांसेस है कि वो सॉइल से रिलेटेड होगा, ठीक है। पेडोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल मॉर्फोलॉजी एंड सॉइल क्लासिफिकेशन। सो दिस इज द आंसर, आंसर इज बी। स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। तो बोन की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी से रिलेटेड एक वर्ड और होता है ऑस्टियोपेरोसिस, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि जब आपके बोन डेंसिटी कम हो जाती है विटामिन डी की कमी से, तो उससे ये बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो एक आपका विटामिन से भी एक क्वेश्चन जो है बहुत आता है, अक्सर आता है जब भी ऐसा होता है कि विटामिन डी की कमी से, तो ऑस्टियोपेरोसिस होता है, ठीक। बाकी को देख लेते हैं, ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन्स। अब ओरोलॉजी आप याद करते हैं कि जैसे पैराग्लाइडिंग होती है ना, वो कैसे उड़ जाते हैं ना, ओरोलॉजी तो वहाँ से जब कूदते हैं माउंटेन्स तभी तो उड़ते हैं, तो ठीक है। ओरोलॉजी इज स्टडी ऑफ माउंटेन्स। सेरोलॉजी स्टडी ऑफ सेरम, सेरो सेरम सेरो सेरम, ठीक है। जियोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जियोलॉजी में जो होता है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और जो मैटर मिलता है अर्थ के अंदर उसमें जो है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा, क्या बोन वाला था ना, हाँ ओस्टियोलॉजी, ए, ए आंसर हो जाएगा इसका, कहाँ गया, ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ बोन्स अंडर द ब्रांच, ठीक है, ये हो गया है।
व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? जब बिना सॉइल के हम किसी पानी में किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो वो होता है हाइड्रोपोनिक्स। अब इससे रिलेटेड आपको कौन सा मिल रहा है? हाँ, ए वाला, ठीक है। ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, ये टेक्नोलॉजी बहुत काम करती है। पता है क्या होता है इसमें? एक वो होता है, एक प्लम्बिंग वाला मोटा सा पाइप होता है, उसमें बीच में बहुत सारे वो रख देते हैं ये लोग, छोटे छोटे से कप्स, उस कप्स में छेद कर देते हैं और सुबह शाम उसमें से वाटर को पास करते हैं और उस कप्स में पानी के साथ वो भर देते हैं, जो सूखी हुई घास होती है ना एक टाइप की, जो पैरा बोलते थे गांव में, से पैरा बोलते हैं बहुत लोग, उसमें गाय को खिलाते हैं, गाय बैठती भी है उसी में, ठीक है। तो वो जो होता है उसको खाली भर देते हैं उसमें और फिर सुबह शाम उसमें से पानी पास करते हैं, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो एक तरह से हाइड्रोपोनिक्स होता है, उसमें जितने मिनरल्स होते हैं वो तो वाटर से मिल गए, तो सॉइल की ज़रूरत ही नहीं होती है उसमें। और ये बहुत बढ़िया टेक्निक है, एक छत के ऊपर बहुत सारी खेती हो जाती है इसमें, ठीक। तो हाइड्रोपोनिक्स इज ए, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम लोग, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। सो अकॉर्डिंग टू रिसेंट प्रूफ द लाइफ ऑफ अर्थ एमर्ज अप्रोक्सीमेटली कितने हजार लाख साल पहले, ठीक है। सो 2 बिलियन ईयर्स एगो जो है लाइफ हम लोग की इसमें जो है दिखी थी अर्थ पे, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी ये सब आए थे पहले, ठीक है। और हम लोग की अर्थ कब बनी थी? 4.6 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ बनी, ठीक है। और फिर उसके 2 बिलियन तक तो 2 बिलियन 2.6 बिलियन ईयर्स तक तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। धीरे धीरे सब गैसेस बन रही थी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सब बन रही थी, धीरे धीरे अमीनो एसिड्स बन रहे थे। जब वो सब बने तब लाइफ बनना स्टार्ट हुई, तो लगभग 2 बिलियन 2.6 बिलियन ऐसे ही लग गए। तो फिर जब आधा टाइम बीत गया तब उसके बाद 2 बिलियन साल पहले जो है लाइफ हम लोग को दिखने लगी। विच इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म? अभी आपको बताया मैंने ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। सारा मैं कनेक्ट करके आपको बता रहा हूँ ताकि डॉट्स कनेक्ट रहें, तो आपको मतलब थोड़ा कंसेप्ट भी ऐसे क्लियर हो जाए, ऐसा ना लगे कि बस एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। बहुत लोग पढ़ाते हैं एमसीक्यू, आप पढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। सो ओरिजिन ऑफ स्पेशीज वॉज रिटन बाई, ओरिजिन ऑफ स्पेशीज किसने लिखी थी, बताइए। सो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन, ठीक है। इसकी अगर आपको ट्रिकी समझनी तो आप जैसे मैंने याद किया, तो ओरिजिन डार्विन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पेशीज और ओरिजिन ऐसे आई एन इसमें है, आई एन इसमें है, तो ये जो है इसने इसको बना दिया, ठीक है, ओरिजिन डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पेशीज डार्विन ने। और इसने क्या बोला था इसमें, कई बार ये भी पूछ लेता, तो इन्होंने दिया था इवोल्यूशन थ्योरी, इवोल्यूशन थ्योरी इन्होंने दी थी। और एक ने और भी दी थी, आगे बताऊंगा, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का जो कंसेप्ट है वो इन्होंने दिया था, ठीक, किसने? डार्विन ने। अब ये सब ना पढ़ें, ठीक है, जो डूम्सडे लिखा हुआ है ये सब ना पढ़ें, ये सब मैंने अपने लिए ऐसे लिख दिया था ठीक है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने दी थी, नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने दिया था, किसने? इन्होंने, डार्विन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बेस्ड ऑन। अब जो डार्विन की थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, किस पे बेस्ड थी? तो ये बेस्ड थी, सोचिए किस पे बेस्ड थी? ओवर क्या लिखा, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये तीनों ही चीज़ों पे बेस्ड थी, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल, देखिए ओवर प्रोडक्शन होगा तो उस पर क्या होगा, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिर उसमें ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए, अब आप मान लीजिए बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, अब बीपीएससी में बहुत सारे लोग हैं, जब बहुत सारे लोग होंगे तो जितने फिट होंगे वही सिलेक्ट होंगे, जैसे 10,000 लोग हर बार प्री में सेलेक्ट होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने कितने लोग जाते हैं? 6 लाख लोग जाते हैं। अब मैंने तो ये देखा कि कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, उसमें लोग इतने बच्चे आते हैं, उसमें किसी किसी को तो एग्ज़ाम की स्पेलिंग भी लिखनी नहीं आती, बीपीएससी की प्रिपरेशन करना जा रहे हैं धरना देने वहाँ पे, ठीक है। तो भांति भांति के लोग हैं, तो ठीक, मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि इंग्लिश नहीं आता, लेकिन अगर आप इस पोस्ट के लिए कर रहे हो तो इतना तो आना चाहिए आपको, ठीक है, कि एग्ज़ाम तो लिख पाओ कम से कम। सो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये चारों ही तीनों ही पॉइंट जो हैं इससे रिलेटेड हैं, इन्होंने ये तीनों पर ही बेस थी इनकी थ्योरी, ठीक है। और बात करते हैं, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वॉज इनंसिएटेड बाई, ठीक है। सो म्यूटेशन थ्योरी के बारे में इन्होंने ह्यूगे डेवरीज जो थे, डी वाले, डी ऑप्शन जिनका है, ह्यूगे डेवरीज, इन्होंने दिया था म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी इन्होंने उसके ऊपर दी थी, पी प्लांट्स थे शायद, आई गेस, देखते हैं आगे।
जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो पी प्लांट्स में कुछ इन्होंने वो कराया था उसके थ्रू, तब उसमें आया था कि म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, कुछ 2 टाइप के पी प्लांट लिए थे, उसमें फिर चेंज आ गए थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। अब इसको आपको मैच करना है। ठीक है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दिया, अभी बताया था आपको। ठीक, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया, अभी बताया था आपको। अब आप इसको खुद से कनेक्ट करें, 2 सेकंड 5 सेकंड ले लें। उम्मीद करता हूँ आपने करा होगा। ठीक है, सो जो टफ है, जो नया है इसमें, वो है सी और डी। तो वन जीन वन एंजाइम जो है, एंजाइम वन जीन वन एंजाइम, जेकब, जेकब एंड जेकब एंड मोनोड। ठीक है, तो सी का हो जाएगा 2, और ओपेरॉन थ्योरी का हो जाएगा बीडल एंड टैंटम। ठीक है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन का हो जाएगा ह्यूगे डेवरीज, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का हो जाएगा डार्विन। तो ये हम लोग का इतना हो गया। एक मिनट, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। ये वन जीन वन एंजाइम का ये वन वाला होगा भाई, मैं कहूँ ये चेकअप कैसे हो गया यार, ट्रिक नहीं बैठ रही थी मेरी वाली। तो वन जीन वन एंजाइम जो था ये होगा बीडल का। ठीक है, बीडल एंड टैंटम टैटम। ठीक, बीडल एंड टैंटम का वन जीन वन एंजाइम हो जाएगा। ओपरन वाला होगा जेकब एंड मोनोड। ठीक, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हु propounded द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन। ठीक है, डार्विन हो गया। और हु एक्सप्लेन द फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसका भी चार्ल्स डार्विन। जहाँ जहाँ पे इवोल्यूशन की बात करें वहाँ पे चार्ल्स डार्विन नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे हो सकता है लैमार्क, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो फर्स्ट, जहाँ पे फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात करेगा वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि इवोल्यूशन थ्योरी 2 लोगों ने दिया अभी अभी थोड़ी देर पहले। तो वो यही वाला क्वेश्चन था। ठीक है, लैमार्क में जो है इन्होंने फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात करी थी। तो अगर फर्स्ट इवोल्यूशन की बात करें, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तब यहाँ पे हो जाएगा। जब इवोल्यूशन थ्योरी की बात करेगा कोई, तो आप डार्विन लगा देंगे। सो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है ये थ्योरी ऑफ म्यूटेशन और ये वन जीन वन एंजाइम। ठीक है, द मेन फैक्टर इवोल्यूशन, द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज। सो इवोल्यूशन का मेन फैक्टर क्या होता है, इवोल्यूशन का मेन फैक्टर होता है नेचुरल सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि मेन फैक्टर इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन इवोल्यूशन थ्योरी ही पूरी बेस्ड है नेचुरल सिलेक्शन पे। उन्होंने कहा था कि जो जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, जो सबसे ज़्यादा अपने आप को ढाल लेगा, वही वही जो है वही टिकेगा, वही जिंदा रहेगा। तो ये हो गया नेचुरल सिलेक्शन। और ये हम लोग सिलेक्शन नहीं कर, मतलब हम लोग तो एक जरिया हैं। वो नेचर सेलेक्ट करता है, भले ही किसी कोई कोई ज़्यादा ताकतवर जानवर ने कोई कमज़ोर जानवर को खा लिया, तो ये ताकतवर जानवर पर जरिया है, लेकिन नेचर है, वो नेचर करा रहा है ये सब। ठीक है, उसने ऐसी परिस्थितियाँ बनाई कि वो जो कमज़ोर जानवर है वो खाया जा रहा है एक मजबूत जानवर के द्वारा। ठीक है, अब अगर मान लो उसके पास सब कुछ खाने पीने को होता बड़े वाले जानवर के पास, तो वो भला क्यों मारने दौड़ता है ना, क्यों मेहनत करता। अब आपके पास सब कुछ हो, आप क्यों जॉब की तैयारी करो, क्यों पढ़ोगे ये सब। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन ही मेन बेस था, मेन फैक्टर था इवोल्यूशन के लिए। ओके, सो दिस वुड बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो 10th क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द कंटेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमेना ऑफ व्हाट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, adaptation to living in burrows, natural selection, inheritance of acquired characteristics। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक मिनट क्रॉस चेक कर लेता हूँ। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, Lamarckism is the idea that an organism can pass one character that is acquired during as lifetime to its offspring, also known as inheritance of acquired character. It is named after Lamarck, who incorporated following two ideas into the theory of evolution। अब 2 आइडिया जो है मैंने उसके बारे में जान लेते हैं कि यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो ये आपको स्पेशल कोई डाल के दे सकता है किसी भी एग्ज़ाम में कि बताओ भैया ये 2 कैरेक्टर किस चीज़ के हैं, यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, और दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स। इंडिविजुअल इनहेरिट द, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, इंडिविजुअल इनहेरिट द एक्विटेड ट्रेड्स ऑफ देयर एंसेस्टर्स। ठीक है, तो ये 2 चीज़ बहुत आपको मतलब अच्छे से दिमाग में बैठा लेती हैं कि ये बैठा लेनी है कि ये 2 चीज़ करके पूछेगा तो वो हो जाएगी आपकी ये क्या कहते हैं क्या कहते हैं, जो लॉस ऑफ लिम्स है वो इसके थ्रू ही होता है। जो लमार्किज्म ने अपना आइडिया दिया था कि कैसे
कोई इंसान अगले उसमें जो है जो चीज़ यूज़ नहीं होती है वो जो है दिखना बंद हो जाती है। जैसे हम लोग की जो आइज़ होती है ना, आइज़ के आगे साइड में देखेंगे तो एक पिंक कलर का हल्का सा डॉट टाइप का दिखता है जहाँ आइज़ एंड होती हैं नोज़ के पास। ठीक है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। वो हम लोग की आँख एकदम, जब कभी हम लोग रेप्टाइल्स हुआ करते थे या फिश हुआ करते तो उस टाइम पे एकदम आँख हम लोग की एकदम जुड़ी हुई थी। तो वो जब ख़त्म हुआ ना तो ये उसका पार्ट बचा हुआ है। बहुत लोग अपेंडिक्स का भी एग्जाम्पल देते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल इसके होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द रीज़न ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो लार्ज स्केल डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म के बीच में, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन ये होता है कि हल्के हल्के से इसको बोलते हैं एक्चुअली सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जिसके थ्रू थोड़े थोड़े से चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत लोगों का देखा होगा कि उनकी आइज़ ब्लू होती हैं। उसका रीज़न क्या है? म्यूटेशन। ठीक है, आइज़ ब्लू हो जाना, कुछ भी जैसे नॉर्मल पीपल से कुछ भी चीज़ अलग हो जाए, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स में, तो वो सब म्यूटेशन का ही पार्ट होता है। तो उससे बहुत सारी डाइवर्सिटी हो जाती है। ठीक है, डाइवर्सिटी उसी से क्रिएट हो जाती है। ये किसी की आंखें भूरी हैं, किसी की आंखें बिल्कुल काली हैं, किसी की आंखें बिल्कुल, जैसे गाना नहीं है, ये काली काली आंखें करके, तो ऐसी नीली नीली आंखें, तो वो सब हो गया म्यूटेशन। तो बात करते हैं आप 13 क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। ओके, बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। तो इससे पूछ रहा है कि आर्क्योटेरिक्स जो है वो क्या है? आर्क्योटेरिक्स इज व्हाट? मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, रेप्टाइल ऑफ जुरासिक पीरियड, रेप्टाइल ऑफ ट्रायसिक पीरियड, रेप्टाइल ऑफ बोथ ट्रायसिक जुरासिक पीरियड। बहुत कंफ्यूजिंग है ये डी वाला ऑप्शन, लेकिन इसका आंसर होगा ए वाला। ठीक है, ए वाला होगा, ए वाला, बी वाला नहीं। ठीक है, तो मोस्ट एंशियंट बर्ड थी ये, और इसको माना जाता था कि ये जो है ना, ये लिंक है किसके बीच का? रेप्टाइल और एव के बीच का। एव्स क्या होती है? पक्षी। ठीक है, तो पक्षी और रेप्टाइल्स के बीच का इसको लिंक माना जाता था। किसको? आर्क्योपेटेरिक्स को। ठीक है, आर्क्योपेटेरिक्स को, पी साइलेंट है इसमें। बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन ही वही है, रेप्टाइल और एव्स के बीच का जो है ये लिंक है। मैमथ देखा होगा आपने आइस एज मूवीज में। ठीक है, उसमें क्या होता है? मैमथ क्या होता है? वो एक एलिफेंट होता है मोटा सा। ठीक है, सो 15th, लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। तो लेटेस्ट एंसेस्टर जो मॉडर्न ह्यूमन का है वो है क्रो मैग्नन। ठीक है, क्रो से याद कर लीजिए, कोई कौवा था। ठीक है, वैसे ही वो, तो वो लेटेस्ट नहीं, सब लोग कहीं मिलते हैं कहाँ कहाँ करना शुरू कर देते हैं, तो बस लेटेस्ट एंसेस्टर वही था, क्रो मैग्नन। ठीक है, कौवा पालता था, क्रो मैग्नन हो गया इसलिए। डायनासोर्स वर, डायनासोर्स क्या थे? रेप्टाइल्स थे। ठीक है, मेसोजोइक एरा के थे। मेसोजोइक के अंदर जो आता है ये जुरासिक क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है, ट्रायसिक, इन समय ही पाए जाते थे। तो ये रेप्टाइल्स थे एक तरह के। ये ट्रिक थी, याद करना तो याद कर सकते हैं। 17th पे आते हैं। डायनासोर्स वर, डायनासोर्स वर इन, ठीक है, तो वो थे मेसोजोइक पीरियड में, मेसोजोइक एरा में। ठीक है, डिफरेंस होता है पीरियड, एरा, इयॉन, इन सब में। तो कभी ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वो मुंह से निकल जाता है पीरियड पीरियड। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, वो एरा, इयॉन, एपोज, ये सब में बहुत डिफरेंस होता है, बीइंग अ ज्योग्राफी ऑफ स्टूडेंट। ठीक, तो ये हो गया मेसोजोइक एरा। 18th की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं, डायनासोर्स वर, तो ये पता है मेसोजोइक एरा में थे। ठीक है, 18th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो उसको बस रट लो, सी था इसका, सैलमेंडर बना, पाइथन बना, फिर कंगारू बना, यही सीक्वेंस है। इसका कोई कंसेप्ट ऐसा कुछ है नहीं जो मैं समझा दूँ, ना कोई ट्रिक की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये सीरीज जो है डेली एक लेक्चर में रिकॉर्ड करके डालूंगा। ठीक है, और पूरी की पूरी, अब पहला लेक्चर थोड़ा छोटा है, ये आधे घंटे का है, इसको मैं ट्राई करूंगा 1 घंटे का रिकॉर्ड करने का, क्योंकि ताकि जल्दी जल्दी आगे बीपीएससी आने वाला है, और यूपीपीएससी की भी कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो इस तरह के जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो इन सब में पेट आने वाला है, जो यूपी का एग्ज़ाम है, तो इन सब में बीएसएससी आने वाला है, उसका भी बहुत जल्दी एडमिट कार्ड आने वाला है। तो ये सब चीज़ें उसका पूछेगा, तो इसको मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहूँगा। तो मैं लंबे लंबे लेक्चर दूंगा इसके आगे, और इसको आप ऐसे लेके सुन सकते हैं, बस कान में लगा के फ़ोन किनारे रख दीजिए, रात में सोते टाइम सुन सकते हैं। नींद उड़ जाएगी मगर मेरी आवाज़ सुन के, वो सब बात अलग है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये सीरीज़ जो है अब कंटिन्यू रहने वाली है। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। टेक केयर, गुड बाय।